खत्म हो गया और अब पांचवें फेज की जोर आजमाइश लगातार जारी है। चुनावी चाल तूफानी गति से चली जा रही है। बीजेपी अपनी चाल चल रही है और कांग्रेस भी चाल चल रही, तो क्षेत्रीय दल भी चाल से कमाल करने की हर जगत में है। हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को दिखाएंगे, खबर के अंदर की एक एक चाल को भी समझाएंगे। बस आप देखते रहिए देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझ। और कैश कांड में झारखंड के कांग्रेस कोटे के मंत्री आलमगीर आलम 7 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आलमगीर आलम के पीएस के सहयोगी के घर से 37 करोड़ रुपए नोटों के पहाड़ मिले थे। मंत्री आलमगीर आलम को जांच में सहयोग न करने के साथ संजीव लाल और जहांगीर आलम से पूछताछ हुई और उनके पास से मिले दस्तावेज के आधार पर ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। 500 के नोटों की गड्डियां और नोटों के बंडल से भरे कमरे की ये तस्वीर तो आपको याद ही होगी। नोटों के इस पहाड़ को गिनने में ना जाने कितनी ही मशीनें खराब हो गई। अब नोटों के इस ढेर ने ही मंत्री आलमगीर आलम को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। कैश कांड में झारखंड में कांग्रेस कोटे से मंत्री आलमगीर आलम गिरफ्तार कर लिए गए। ईडी ने करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस नेता और झारखंड सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले आलमगीर आलम की गिरफ्तारी झारखंड सरकार के लिए बड़ा झटका है। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने मंत्री से पूछा कि ग्रामीण विकास विभाग में कमीशन के खेल को लेकर क्या जानते हैं, क्या इस कमीशन के खेल की जानकारी आपको थी? जहांगीर के घर से मिले पैसे के बारे में क्या जानकारी है? 37 करोड़ की रकम कमीशन के रुपए थे या कुछ और? जहांगीर के घर से मिले दस्तावेज पर क्या कहना है? आपके परिवार की आमदनी का और क्या सोर्स है? आलमगीर आलम से मंगलवार को भी ईडी ने 10 घंटे तक पूछताछ की थी और ईडी को कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। ईडी के एक्शन ने प्रदेश में सियासी टेंशन को भी हाई कर दिया है। अरे ऐसा आलम तो अब गिरफ्तारी होते रहेगा भारत में। एक से अपना बिगड़ना चाहिए। आगे बहुत देखना बाकी है, आगे बहुत कुछ होना बाकी है। और जिस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और उस आरोप के चलते अगर वो दल बदल करके दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं और वो व्यक्ति झारखंड में आकर के ज्ञान बांट रहा है, इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? ईडी ने बीते दिनों आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल और उनके सहयोगी के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान सहयोगी के घर से करीब 37 करोड़ कैश बरामद हुए थे। ये पैसा किसका है और इसका सोर्स क्या है? इस पर से पर्दा उठाने के लिए ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। देखना ये होगा कि जांच की आंच कहां तक पहुंचती है। रांची से ओम प्रकाश, न्यूज़ 18। और चुनाव के बीच गिरफ्तारी का आलम समझिए। आलमगीर आलम झारखंड में कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं। ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी के घर पर छापेमारी की। ओएसडी संजीव लाल के करीबी जहांगीर के घर भी छापेमारी हुई। ओएसडी के करीबी जहांगीर के घर से करोड़ों रुपए जब्त हुए हैं। ईडी ने जहांगीर के घर से करीब 35 करोड़ नगद पकड़ा है। पैसे टेंडर में कमीशन से कमाए हुए बताए गए। संजीव लाल और जहांगीर दोनों ईडी की रिमांड पर हैं। मंत्री आलमगीर आलम से भी ईडी ने बहुत देर पूछताछ की। पूछताछ के बाद ईडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया है। आलमगीर आलम की गिरफ्तारी इंडिया अलायंस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। पीएम मोदी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस और उनके सहयोगियों को हमेशा से घेरते रहे। पीएम मोदी चुनावी रैलियों में बार बार हर दफा नोटों के बंडलों का जिक्र किया करते हैं। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। आलमगीर आलम की गिरफ्तारी से पीएम के आरोपों को और भी ज्यादा बल मिलेगा कि इंडिया अलायंस वाले पैसे लूटने में लगे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो नोटों के बंडल आखिर क्यों मिलते?
तो वो तस्वीरें आपने भी नोटों के बंडल की जरूर देखी होगी और इसी के तहत कार्रवाई हुई और आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया। बढ़ते आगे, 5वें चरण की वोटिंग के पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिहार में हमारे गठबंधन की ताकत बहुत अच्छी है। बिहार में पिछले चुनाव के नतीजों को हम एक बार फिर दोहराएंगे और हमारे गठबंधन की स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है। बिहार में हमारा गत चुनाव का जो परफॉर्मेंस था उसको रिपीट कर। लोकसभा चुनाव के बीच अपने 5वें दौरे के पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार को लेकर बड़ा दावा किया है। नीतीश कुमार को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए शाह ने कहा कि बिहार में हमारे गठबंधन की ताकत बहुत अच्छी है। बिहार में पिछले चुनाव के नतीजे दोहराएंगे। ये चुनाव मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का है और हमारे गठबंधन की स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है। हम निश्चित रूप से बिहार में हमारा गत चुनाव का जो परफॉर्मेंस था उसको रिपीट कर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दावा करते हुए बिहार में पिछली लोकसभा चुनाव का रिजल्ट दोहराने का दावा किया है। बिहार में अभी 3 चरण का मतदान होना बाकी है। अब तक के 4 फेज के चुनाव में दावे प्रधानमंत्री तक ने एनडीए की भारी जीत का किया। अब बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने भी भविष्यवाणी कर विरोधियों को बड़ा संदेश दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रिजल्ट को रिपीट करने वाली चुनावी चाल को आप भी समझिए। बिहार में लोकसभा की कुल मिलाकर 40 सीटें हैं और 2019 में एनडीए को 40 में से 39 सीट मिली थी। 2019 में एनडीए का वोट शेयर बढ़कर 53% से भी ज्यादा हो गया था। 2019 की पार्टीवार वोट परसेंटेज की अगर हम बात कर लें तो 2019 में बीजेपी 17 सीट पर चुनाव लड़ी, जिसमें करीब 24% वोट उन्हें मिले थे। 2019 में जेडीयू के 17 उम्मीदवार मैदान में थे और जेडीयू को करीब 22% वोट मिले थे। और 2019 में एनडीए की तीसरी अहम सहयोगी थी लोजपा। 2019 में एलजेपी 6 सीट पर चुनाव लड़ी और करीब 8% वोट उन्हें मिले। तीनों को अगर हम मिला दें तो एनडीए का वोट शेयर 50% से भी ज्यादा था। 2024 में एनडीए का कुनबा पहले से और भी ज्यादा मजबूत हुआ है, क्योंकि कुशवाहा जीतन राम मांझी की पार्टी एनडीए के साथ है। 2019 में आरएलएसपी को करीब 3.5% वोट मिले थे, जबकि जीतन राम मांझी के हम को 2% के करीब वोट मिले थे। और वहीं तब के महागठबंधन की बात कर लें तो 2019 में आरजेडी ने 19 सीटों पर उम्मीदवार को उतारा था, लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं मिल पाई। आरजेडी को करीब 16% वोट मिले और 2019 में कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी। कांग्रेस बिहार को बिहार की 1 सीट पर जीत मिले और करीब 8% वोट उन्हें भी मिले। वहीं 2024 की बात करें तो लेफ्ट पार्टियां इंडी अलायंस में हैं, लेकिन इन सब के वोट शेयर को मिला भी देंगे तो भी एनडीए बहुत आगे नजर आता है। और यही वजह है कि अमित शाह ने दावा किया है कि एनडीए बिहार में पिछले प्रदर्शन को दोहराएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। चुनावी दंगल के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने मुसलमानों को लेकर जो बयान दिया उस पर सियासी बवाल हो गया है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में पीएम ने कहा है कि वो बचपन से ही मुस्लिम परिवारों से घिरे रहे। आज भी उनके कई मुसलमान दोस्त हैं, पर राजनीतिक स्वार्थ के चलते विरोधी दल उनकी छवि को खराब करते आए। प्रधानमंत्री के इसी बयान पर विपक्ष पलटवार कर रहा है। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। एक तो मेरा जो घर है ना, मेरे अगल बगल में सारे मुस्लिम परिवार हैं, तो हमारे घर में ईद भी मनती थी, हमारे घर में और भी त्योहार होते थे। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। देश में आधे से ज्यादा लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। 4 फेज के बाद अब नेता 5वें फेज की जोर आजमाइश में जुटे हैं। इस बीच मुसलमानों पर न्यूज़ 18 से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने जो बातें कही उस पर सियासत गर्मा गई है। एक सवाल में पीएम ने कहा कि बचपन से ही वे मुस्लिम परिवारों के बीच पले बढ़े। आज भी कई मुस्लिम उनके अच्छे दोस्त हैं, पर मुसलमानों को लेकर विपक्ष ने शुरू से ही उनके खिलाफ माहौल बनाया। मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता था, सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था,
क्योंकि मेरे परिवार, हम रहते वहीं हैं, मेरा घर वहीं है, मेरे यानी 5 कदम के बाद मुस्लिम परिवार है। तो मैं उस दुनिया से पला बढ़ा हूँ। आज भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं पुराने। 2002 के बाद मेरी छवि बहुत खराब हो गई, खराब कर दी गई गोधरा के बाद। मुसलमानों संग अपने रिश्ते को लेकर पीएम मोदी के बयान आते ही आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने जोरदार पलटवार प्रधानमंत्री पर किया। सुनिए। मोदी जी, विपक्ष पर आरोप लगाना बंद करें। 2002 में जो हुआ था, आपकी सरकार थी, आप थे वहां पर, इसलिए हम लोगों पे आरोप मत लगाइए। चुनावी दंगल के बीच सियासत अपनी जगह है, पर पीएम की पहल पर ही 3 तलाक कानून खत्म किया गया। हज यात्रा में वीआईपी कोटा खत्म किया गया। ऐसे फैसलों से मुसलमानों के पक्ष में बेहतर काम करने का दावा भी किया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और मुसलमानों से रिश्ते पर पीएम के बयान को आप भी समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसी धर्म विशेष की पीएम नहीं है, इसका जिक्र वो बार बार करते हैं। मोदी देश के हर एक नागरिक के पीएम है। मोदी जो भी योजनाएं चलाते हैं उसमें धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होता है। विकास की योजनाओं का लाभ सभी को बराबरी से मिलता है। विकास का लाभ हिंदू मुसलमान सभी को मिलता है। और इसके अलावा मोदी सरकार ने अलग से मुसलमानों के लिए बहुत सारी नई योजनाएं चलाई है। और अब जानते हैं कि मुसलमानों के लिए मोदी सरकार में कितना और क्या क्या काम हुआ है। सबसे पहले उड़ान योजना। इस योजना के तहत फ्री कोचिंग और छात्र छात्राओं को 1500 से 3000 रुपए। शादी शगुन योजना, यानी कि ग्रेजुएशन करने वाली मुस्लिम लड़कियों की शादी पर 51,000 रुपए शगुन। उस्ताद योजना, मुस्लिम कारीगरों को ज्यादा एक्सपर्ट बनाने की ट्रेनिंग, सीखो और कमाओ वाली योजना बनाई गई। मुस्लिम युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया गया। ईदी योजना, इसके अंतर्गत 5 करोड़ मुस्लिम छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी गई। नई मंजिल स्कूल छोड़ने वालों के लिए कौशल विकास योजना लाया गया। 3 तलाक कानून को खत्म किया गया और हज यात्रा के लिए महरम खत्म कर दिया गया। हज यात्रा में वीआईपी कोटे को खत्म किया गया और हज कोटा 1.75 लाख से बढ़ाकर 2 लाख तक कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम यानी कि माइनॉरिटीज के लिए भी कितनी सारी योजनाएं केंद्र सरकार की तरफ से लाई गई। आइए अब इस खास कार्यक्रम में आपको बताते हैं हाजीपुर लोकसभा सीट का सियासी समीकरण। हाजीपुर के ई महान धरती के प्रणाम करते। बिहार का हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाले वैशाली जिले का हिस्सा है। गंगा और गंडक नदी के संगम वाला यह क्षेत्र समाजवादियों का गढ़ रहा है। हाजीपुर से 8 बार चुनाव जीतने वाले रामविलास पासवान ने इसी सीट पर सबसे ज्यादा वोट से जीत का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। एक बार फिर हाजीपुर सीट बिहार की सबसे चर्चित सीट बनी हुई है। हाजीपुर की इतनी चर्चा क्यों है? क्यों एनडीए और आईएनडीआईए दोनों के लिए नाक का सवाल बन गई है हाजीपुर सीट? वो भी बताएंगे। पहले हाजीपुर से जुड़े कुछ जरूरी आंकड़े जान लीजिए। हाजीपुर लोकसभा सीट बिहार की सुरक्षित सीटों में से एक है। हाजीपुर, लालगंज, महुआ, राजापाकर, राघोपुर और महनार विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर बना है। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 19,56,988 हैं, जिनमें पुरुष वोटर 10,26,329, जबकि महिला मतदाता 9,30,593 हैं। ट्रांसजेंडर वोटर 70 हैं। सुरक्षित सीट होने के बावजूद हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का जातीय समीकरण काफी अलग है। यहाँ सबसे ज्यादा सामान्य वर्ग के 40% वोटर हैं, ओबीसी के 24%, एससी के 21.1%, मुसलमान 9.5% हैं, ईबीसी 2%, क्रिश्चियन 0.06%,
सिख और जैन 3-3% हैं, जबकि एसटी 0.1% है। वोट बैंक की यदि बात करें तो हाजीपुर सीट पर सबसे बड़ा वोट बैंक सवर्ण जातियों का है। राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार और कायस्थ जातियों का वोट करीब 8.5 लाख है। उसके बाद एससी समाज का वोट है, जबकि तीसरे नंबर पर करीब 4 लाख यादव जाति के मतदाता हैं। 1.5 लाख के करीब इस सीट पर मुस्लिम वोटर भी हैं। 1997 से रामविलास पासवान के परिवार का गढ़ रहा हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र चुनाव की घोषणा से पहले से ही चर्चा में है। चुनाव के पहले रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस और बेटे चिराग पासवान के बीच हाजीपुर को लेकर जबरदस्त नोकझोंक देखने को मिली, लेकिन बाजी चिराग के हाथ लगी। एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान हाजीपुर से एनडीए के उम्मीदवार हैं, जिनका सीधा मुकाबला शिवचंद्र राम से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाजीपुर में रैली कर चिराग के लिए वोट मांगे। रामविलास को जितने वोट मिले हैं, मुझे चिराग के लिए उससे ज्यादा वोट चाहिए। तो सीएम नीतीश कुमार तक ने भी चिराग पासवान के पक्ष में जनसभा की। दूसरी ओर तेजस्वी यादव शिवचंद्र राम के जरिए पासवान फैमिली के गढ़ में सेंधमारी करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।